अभी मजा आएगा। लेकिन इस बार ये कहना क्या गलत होगा कि हरियाणा का बदला जो है कांग्रेस ने दिल्ली में निकाला है। देखिए, जहाँ तक बदला चुकाने की बात है तो बदला तो संदीप दीक्षित ने चुकाया है। अरविंद केजरीवाल ने उनकी मां श्रीमती शीला दीक्षित, स्वर्गीय शीला दीक्षित की बेइज्जती करी, उनके खिलाफ पर्चे लहराए, मैं इनको जेल भेज दूंगा, मैं ये कर दूंगा। कॉन्फिडेंस आ पाएगा जिस कॉन्फिडेंस से वो कहते थे यार जी दिल्ली वालों मुझे वोट करना, मैं बिल्कुल ईमानदार। वो कट्टर ईमानदार कभी नहीं थे भाई। मुस्लिम मतदाताओं ने भी भाजपा को वोट दिया, भले ही कम संख्या में दिया। आने वाले 2-3 महीनों के अंदर अंदर आम आदमी पार्टी दो फाड़ होगी। गोवा और गुजरात के इनके जितने भी विधायक हैं इनमें भगदड़ मचेगी। ये या तो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे या भाजपा ज्वाइन करेंगे, कि उनके अंदर जो नई महत्वाकांक्षा कहीं ना जाग जाए कि चलो दिल्ली में नहीं जीता, अब मैं वहां से भगवंत मान को हटा के पंजाब का मुख्यमंत्री बन जाऊँ। ऐसा भी हो सकता है। तो दिल्ली का ये जो चुनाव डिफीट मतलब की है आम आदमी पार्टी, तो क्या इन शहरों पर भी कुछ असर मतलब दिखेगा? तो बिहार की जनता को जो इस बार आम बजट में तोहफे मिले हैं उसका पहला पारितोषिक तो उन्होंने दिल्ली चुनाव में भाजपा को दे दिया है। आज सुबह से ही आप टीवी पर दिल्ली चुनाव के रुझान देख रहे हैं और अब क्लियर हो चुका है कि दिल्ली के अंदर भाजपा अपनी सरकार बना रही है और बहुत अच्छी तरीके से सरकार बना रही है। जो आम आदमी पार्टी के जो मुख्य चेहरे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, ये अपना चुनाव हार चुके हैं। आतिशी वहीं दूसरी तरफ चुनाव जीत चुकी हैं। ये सब क्या दर्शाता है? आज हम लोग दुष्यंत सर से बात करेंगे। दुष्यंत सर कई बार मेरे प्लेटफॉर्म पर आए हैं। इनका खुद का भी एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है मतपत्र। वहाँ पर भी जाइए, बहुत अच्छी स्टोरीज जो है वो दुष्यंत सर कवर करते हैं और स्ट्रेटेजिक जिस तरीके से आप कहें तो चुनाव में जिस तरीके से बनाया जाता है वो वहाँ पर बताते हैं। एनालिटिक्स बताते हैं चुनाव का बिल्कुल अच्छे तरीके से, तो वो भी आप इनके प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। लेकिन सर एक बात बताइए, आम आदमी पार्टी के गांधी कहे जाने वाले स्वघोषित गांधी अरविंद केजरीवाल खुद से कहते थे कि मैं देश का सबसे ईमानदार नेता हूं। आज वो ईमानदार नेता घर पर बैठ गया, चुनाव हार गया, और वो भी 3000 वोटों से। सर सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं दिल्ली की जनता को। दिल्ली में नई सरकार बनने जा रही है। और दूसरी बात ये रही कि जैसे आपने कहा कि स्वघोषित, तो अरविंद केजरीवाल तो शुरू से स्वघोषित, स्वयंभू और अपने आप को पूरी तरह से सबसे ऊपर दिखाने वाले नेता रहे ही हैं। और मैं एक बात बताऊं आपको, आज दिल्ली में जो चुनावों के नतीजे आ रहे हैं, बेसिकली उसमें भाजपा भले ही खुश होती रहे कि भाजपा जीत गई। विशेष रूप से मैं बात कर रहा हूं दिल्ली यूनिट की, जो भाजपा दिल्ली प्रदेश है। दिल्ली प्रदेश भले ही खुश होता रहे कि उसने मेहनत करी, उसने स्ट्रेटेजी लगाई और वो चुनाव जीत गया, लेकिन ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश नहीं जीता है। ये चुनाव दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के लिए एक रेफरेंडम था, एक राय बनानी थी, एक राय बतानी थी दिल्ली की जनता को कि आज उनको अरविंद केजरीवाल स्वीकार्य है या नहीं। तो अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने नकारा है, उसके बिना पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। और दूसरी बात, अगर भारतीय जनता पार्टी आज जीती है तो उसका सबसे बड़ा श्रेय, मैं कोई भाजपा का प्रवक्ता नहीं जो हर बात में छोटी से बड़ी बात में कहते हैं जी ये प्रधानमंत्री जी की जीत है, ये मोदी जी की जीत है। दिल्ली की ये जीत वाकई में नरेंद्र मोदी जी की जीत है। उसका मैं आपको कारण बताता हूं। देखिए, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने जिस भी तरह के प्रत्याशी दिए, वो लड़े, उन्होंने मेहनत करी, वो सारी बात अपनी जगह पर ठीक है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की स्वीकार्यता कम होना और उसके ऊपर प्रधानमंत्री मोदी का जब ये घोषणा होना कि यहाँ पर जो भी योजनाएं चल रही हैं वो चलती रहेंगी, तो जो आम आदमी पार्टी का वोटर था, आम आदमी पार्टी के वोटर ने अरविंद केजरीवाल से ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी की बात को तरजीह दी। जब प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा कि 8 मार्च को आप बहनों के खातों में 2500 रुपए पहुंच जाएंगे, तो वो उनके प्रति एक ऐसा भाव था, विश्वास था, एक श्रद्धा थी कि नरेंद्र मोदी ने अगर कहा है कि 8 मार्च को 2500 रुपए बहनों के खाते में आएंगे तो आएंगे। मतलब ये
पीएम के लिए जो ट्रस्ट लोगों के बीच में है वो दर्शाता है। लेकिन सर एक मैं बात यहाँ पर मैं आपसे पूछना भी चाहती हूँ, आप दिल्ली में चुनाव इतने सालों से, कितने साल हो गए सर आपको चुनाव कवर कर? मेरे ख्याल से 30-40 साल हो गए। जब 93 में मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री बने थे तब से दिल्ली के चुनाव को देख रहे हैं और पूरी तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, मदन लाल खुराना के टाइम के आप मतलब चुनाव को देख रहे हैं यहाँ पर दिल्ली में। लेकिन इस बार ये कहना क्या गलत होगा कि हरियाणा का बदला जो है वो कांग्रेस ने दिल्ली में निकाला है? जिस तरीके से हम लोगों ने देखा कि राहुल गांधी जाकर के यमुना दिखा रहे हैं, एम्स में चले जा रहे हैं, तो दिल्ली के अस्पतालों का वो दिखा रहे हैं, दिल्ली की पानी का हाल दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हरियाणा का जो बदला है वो कांग्रेस ने दिल्ली चुनाव में लिया आम आदमी पार्टी से। देखिए, जहां तक बदला चुकाने की बात है तो बदला तो संदीप दीक्षित ने चुकाया है। अच्छा। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने उनकी मां श्रीमती शीला दीक्षित, स्वर्गीय शीला दीक्षित की बेइज्जती करी, उनके खिलाफ पर्चे लहराए, मैं इनको जेल भेज दूंगा, मैं ये कर दूंगा, तो शायद संदीप दीक्षित इस बार यहाँ अवतरित हुए, उन्होंने अपनी मां का बदला लिया और जितने वोटों से प्रवेश वर्मा जीते हैं करीब करीब उतने ही, उससे थोड़े ज्यादा वोट संदीप दीक्षित लेकर गए हैं। यानी कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल की अपनी सीट पर उसकी हार का मार्ग प्रशस्त कर दिया। और रही बात, जैसे आपने हरियाणा के बदले की बात कही, तो हरियाणा में तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से टेंट्रम्स दिखाए, नखरे दिखाए और पूरे उस समय दंभ में, अहंकार में अरविंद केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी ने नेगोशिएशन नहीं करा, कांग्रेस, खासकर राघव चड्ढा ने, बिल्कुल। तो उस चीज को कहीं ना कहीं दिल्ली यूनिट जो थी, दिल्ली यूनिट तो बेचारे सभी लोग, चाहे वो अजय माकन हो, संदीप दीक्षित हो, बाकी दिल्ली प्रदेश के नेता हो कांग्रेस के, उन्होंने पूरी मेहनत भी करी थी और उनकी पूरी तैयारी भी थी। लेकिन ये कहना पड़ेगा कि राहुल गांधी की तरफ से उनको उतना खुला हाथ नहीं मिला, उतना सपोर्ट नहीं मिला जितना कि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से मिलना चाहिए था। देखिए, अगर आप सीट टू सीट अगर आप टैली देखेंगे तो अगर राहुल गांधी ने पूरी तरह से दिल्ली यूनिट को, अजय माकन को और संदीप दीक्षित को सपोर्ट किया होता तो नतीजे में ये तो मैं नहीं कह सकता कि कांग्रेस की सरकार बन जाती, लेकिन कांग्रेस जो आज फिर नील बटा सन्नाटा आ रही है, 0 सीट लेकर आ रही है, उसका खाता अवश्य खुल जाता। आज भी जो 10% वोट शेयर को तरस गई है, इस बार भी तीसरी बार लगातार, वो 10% शेयर पर पक्का पहुंच जाती अगर केंद्रीय नेतृत्व दिल्ली प्रदेश की जो कांग्रेस की यूनिट है उसको सपोर्ट करता तो। अच्छा सर, ये सारी बातें तो हम सुबह से टीवी में सुन रहे हैं, है ना। मुझे इसमें दिलचस्पी है जानने में कि अब अरविंद केजरीवाल जी का पॉलिटिकल करियर क्या होगा, कैसा होगा अब सर पॉलिटिकल करियर आम आदमी पार्टी का और केजरीवाल जी का? देखिए, 2 अलग अलग सवाल हैं। आम आदमी पार्टी का क्या होगा, केजरीवाल का क्या होगा। एक राजनेता के रूप में केजरीवाल ने साबित किया है कि वो बहुत ही शातिर खिलाड़ी हैं। कुछ लोग कहते हैं ना, जैसे चालाक हैं, चतुर हैं, ये बहुत अच्छे डिग्निफाइड वर्ड्स हैं। जबकि केजरीवाल के लिए मैं वर्ड यूज करना चाहिए, वो एक धूर्तता की पराकाष्ठा लिए हुए शातिर राजनीतिक खिलाड़ी हैं। तो अगर भाजपा ये सोचती है या अरविंद केजरीवाल के विरोधी ये सोचते हैं कि अरविंद केजरीवाल खत्म हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। राजनीति में जीत हार चलती रहती है। हाँ, ये अलग बात है कि अरविंद केजरीवाल ने पहली बार हार का स्वाद चखा है, कड़वा स्वाद। वो लगातार 13 में जीते, 15 में जीते, 20 में जीते और प्रचंड जीते। एक ऐसी पार्टी उन्होंने निर्मित की जो 10 साल के अपने वक्त में ही राष्ट्रीय पार्टी बन गई, 2 राज्यों में उसकी सरकार बन गई। तो निसंदेह रूप से आम आदमी पार्टी और खासतौर से अरविंद केजरीवाल अगर सही ढंग से चलते, मतलब एक विचारधारा को लेकर चलते, तो निश्चित रूप से गुजरात में, गोवा में वो अपने पैर और ज्यादा अच्छी तरह से पसार सकते थे। लेकिन जब महत्वाकांक्षा राजनीति में उच्चाकांक्षा में बदल जाती है, जब विनम्रता अहंकार में बदल जाती है, दंभ में बदल जाती है, तो बड़े बड़े राजनेता धाराशायी हो गए। अरविंद केजरीवाल की तो बिसात ही क्या है। आप देखिए, अरविंद केजरीवाल को आप राइट ऑफ नहीं कर सकते। अरविंद केजरीवाल की राजनीति चलती रहेगी। वो अगर अच्छे राजनेता हैं
तो ऑब्वियसली अपनी पार्टी को फिर से खड़ा करने की कोशिश करेंगे। वो चूंकि अपना खुद का चुनाव हार गए हैं तो निश्चित रूप से ये उनके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा। वो कॉन्फिडेंस आ पाएगा जिस कॉन्फिडेंस से वो कहते थे यार जी दिल्ली वालों मुझे वोट करना, मैं बिल्कुल ईमानदार हूँ और दिल्ली को मैंने शिक्षा दिया, स्वास्थ्य दिया, पानी दिया। देखिए आप एक बात जान लीजिए, वो कॉन्फिडेंस नहीं था, वो अहंकार था। एक निजी चैनल को जब उन्होंने इंटरव्यू दिया तो उन्होंने पूछा भाई आप नंबर बताइए, आप तो लिख कर दे दिया करते थे कि इतनी सीटें आएंगी, इतनी सीटें आएंगी। तो उन्होंने स्वीकार किया जब मैं जेल में था घोटाले के दौरान तो मैंने गीता पढ़ी, गीता पढ़ के मुझे ये अंदर से ज्ञान हुआ कि ये मैं अहंकार में आ गया हूँ और नंबर लिख कर देना मुझे लगता है अहंकार का एक प्रतीक है, इसलिए मैं नंबर लिख कर नहीं दूंगा। तो उन्होंने खुद भी स्वीकार किया कि अहंकार उनके अंदर आ गया था। तो ये अहंकार जो है ये अरविंद केजरीवाल को अपना स्टाइल थोड़ा बदलना पड़ेगा, वही विनम्रता की ओर जाना पड़ेगा जिस विनम्रता को लेकर वो एक ऐसी पार्टी बनाने में कामयाब हुए थे जबकि लोग उसके साथ जुड़ते चले गए। अब दिल्ली की पब्लिक क्या, वो तो बड़ी समझदार है, दिल्ली की पब्लिक ने तो इस बार दिखा दिया। अब दिल्ली की पब्लिक क्या विश्वास करेगी आम आदमी पार्टी के ऊपर? दिल्ली की पब्लिक को तो साष्टांग नमस्कार करना चाहिए। जैसे मैं कहूं अब कौन से 3 टेक अवेज हैं इस चुनाव के रिजल्ट के, तो 3 टेक अवेज यही हैं कि एक ये रेफरेंडम था अरविंद केजरीवाल का जिसमें अरविंद केजरीवाल नाकामयाब रहे, हार गए। दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर दिल्ली की जनता ने पूरा विश्वास प्रकट किया कि मोदी कह रहे हैं मुमकिन है, मैं 2500 दूंगा, 8 मार्च को तो दूंगा। दिल्ली की जनता ने ये माना। और तीसरा टेक अवे इसका यही है कि दिल्ली की जनता को आपको साष्टांग नमस्कार करना पड़ेगा, उसकी राजनीतिक परिपक्वता के ऊपर आपको साष्टांग नमस्कार करना पड़ेगा, उसको नमन करना पड़ेगा। कि आप ये देखिए कि मनीष सिसोदिया का उदाहरण लीजिए, उन्होंने अपनी सीट छोड़ी, पटपड़गंज जंगपुरा गए, ठीक है, दोनों सीटें आम आदमी पार्टी हार गई। उनकी दूसरी फायर ब्रांड लेडी जो थी राखी बिल्लान, जो मंगोलपुरी से 3 बार 13 में, 15 में, 20 में, तीनों बार लगातार बहुत प्रचंड बहुमत से जीती हुई विधायक थी। और आपको उसका वो अट्टाहस जो उसने दिया दिल्ली विधानसभा में जब कश्मीर फाइल्स के ऊपर एक बड़ा विकराल तो नहीं लेकिन बड़ा विद्रूप रूप था जो उसने अट्टाहस दिया, उसकी सीट इन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस में चेंज करी। वो मंगोलपुरी से आई मादीपुर, मंगोलपुरी भी गई, मादीपुर भी गई। जबकि बीजेपी ने करावल नगर से 3 बार के विधायक मोहन सिंह बिष्ट की टिकट काटी, वहां पर कपिल मिश्रा को एडजस्ट किया और मोहन सिंह बिष्ट को तुरंत से वो मुस्तफाबाद ले गए जो कि मुस्लिम बहुल सीट है। वो सीट वो जीत गए, मुस्तफाबाद भी जीत गए प्रचंड बहुमत से और करावल नगर भी कपिल मिश्रा प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। ऐसे ही आप दूसरी सीटों पर नजर डालिए कि दिल्ली में कहते थे कि क्या नाम है उनका, सौरभ भारद्वाज, ग्रेटर कैलाश, उनकी सीट तो बहुत सिक्योर है, ही इज़ वेरी पॉपुलर। आप देखिए वो हार रहे हैं। जबकि जमीन से जुड़े हुए नेता आम आदमी पार्टी के गोपाल राय वो जीत रहे हैं और अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जमीन से जुड़े हुए थे, इसलिए वो जीत रहे हैं। आतिशी जो हैं वो जीत गई हैं लेकिन मार्जिन पर जीती हैं। यानी ये 2 बातें इंगित करता है। पहला तो आतिशी को किसी तरह से बेल आउट किया वहां की जनता ने, और दूसरा उन्होंने भाजपा के जो बड़बोले नेता हैं विधूड़ी, जो कुछ भी कहीं भी बोल देते हैं, अभी भी चुनाव के दौरान उन्होंने कहा पता नहीं किसी के गाल की क्या चर्चा करी, ऐसी सड़कें बनेंगी वैसी सड़कें बनेंगी, लालू का उन्होंने अनुकरण किया। तो ये दिल्ली की जनता की पॉलिटिकल मैच्योरिटी है कि आप देखिए सीट टू सीट, भले ही ओवरऑल बीजेपी जीत रही है लेकिन आप सीट टू सीट आकलन करेंगे, उन्होंने केजरीवाल को धूल चटा दी, उन्होंने सिसोदिया को धूल चटा दी, उन्होंने आतिशी को थोड़े से मार्जिन पर जिताया लेकिन बड़बोले बीजेपी के रमेश बिधूड़ी को हराया, गोपाल राय जैसे डाउन टू अर्थ बंदे को जिताया। तो आप सीट टू सीट आप देखिए। और मजे की बात, 1 मिनट इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। अगर आप सीट टू सीट अगर हम आकलन करें, चुनाव आयोग के आंकड़े आ गए हैं, दिल्ली में सर्व समाज में भारतीय जनता पार्टी की स्वीकार्यता बढ़ी है। मुस्लिम मतदाताओं ने भी भाजपा को वोट दिया, भले ही कम संख्या में दिया। ओवैसी साहब की पार्टी ने तो अपना खूब रोल अदा इस बार निभाया है, मुस्तफाबाद की सीट में दिखाती है।
नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। 48,000 या 50,000 के मार्जिन से वो जीत रहे हैं। 40,000, सॉरी, हाँ 40,000 के मार्जिन से मुस्तफाबाद सीट जीत रहे हैं मोहन सिंह बिष्ट भारतीय जनता पार्टी के, और उनको तो 40,000 वोट नहीं मिले, 8,000 कुछ। हाँ, तब तो उन्होंने क्या रोल प्ले किया। अब आप ओखला में उनके कैंडिडेट पर आ जाइए, अमानतुल्लाह खान जो हैं आम आदमी पार्टी के, वो कन्विंसिंगली जीत रहे हैं। तो ओवैसी को दिल्ली के मुसलमानों ने रिजेक्ट किया है, ये आप ये टेक अवे है, ये मानकर चलिए। मतलब इस बार दिल्ली के जो मुस्लिम हैं उन्होंने बीजेपी पे अपना भरोसा दिखाया है, और कांग्रेस ने दिखाना शुरू किया। देखिए, आप सिख बहुल या जहां सिख प्रचुर मात्रा में, ऐसी 4 सीटें हैं जिसमें से 3 सीटें भाजपा जीतने जा रही है। दलित जहां पर बहुत बड़ी संख्या में है, ऐसी 7 सीटें हैं, उसमें से 4 सीटों पर भाजपा जीत दर्ज करने जा रही है। वाल्मीकि समाज जिन 4 सीटों पर है, उन 4 में से 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। मुस्लिम बहुल जितने भी इलाके हैं, उन इलाकों में भाजपा को बम्पर वोट मिली है। बम्पर वोट मीन्स भले वो सीट भाजपा हार रही है या जीत रही है, एक मुस्तफाबाद को छोड़ दे तो बाकी सब जगह पर ये निश्चित है। बाद में जब जो पोल पंडित हैं एनालिसिस करेंगे, तब आप देखेंगे कि मुस्लिम वर्ग ने भी इस बार भाजपा को वोट दिया है, यानी भाजपा की मुसलमानों में स्वीकार्यता बननी शुरू हो गई है। क्या बात है। सर, मैं 2 सवाल सिंपल, जब मैं दिल्ली में इलेक्शन घूम रही थी, मेरी टीम भी जब घूम रही थी, तो 2 सवाल जो मेरे मन में आया कि अब क्या दिल्ली का विकास होगा क्या? जो दिल्ली जल बोर्ड पे जो 70,000 करोड़ का जो कर्जा बताया जा रहा है, क्या वो कर्जा पूरा होगा? क्या दिल्ली में साफ पानी आएगा? क्या दिल्ली के जो नल हैं उसके अंदर काला पानी की जगह पे एक बढ़िया पानी आएगा? और दूसरा ये सवाल सर, कि जो दिल्ली में जो सबसे बड़ी परेशानी है, जब बारिश यहाँ पर होती है तो सीवर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसी वजह से इस बार आम आदमी पार्टी को यहाँ के लोगों ने धूल चटाई है, और बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी ने बढ़ चढ़ करके ये मुद्दा उठाया, तो क्योंकि एमसीडी जो है वो केजरीवाल जी के पास है, आम आदमी पार्टी के पास है, और दिल्ली की सरकार जो है वो बीजेपी के पास रहेगी, तो क्या लगेगा, दोबारा खिचड़ी बनेगी या फिर कुछ लगता है आपको? आपका अनुमान क्या है? दोनों क्वेश्चन आप अलग अलग पूछी तो ज़्यादा बढ़िया था, पर फिर भी मैं दोनों का जवाब आपको देता हूँ। पहले आपने कहा दिल्ली जल घोटाला या दिल्ली के विकास का क्या होगा, तो आप ये निश्चित जान लीजिए, जो भाषण में भाजपा के नेताओं ने कहा कि डबल इंजन की सरकार आएगी तो दिल्ली का भला होगा, तो हमें ये मानकर चलना चाहिए, हमें ये अपेक्षा करनी चाहिए कि वाकई में इस बार दिल्ली का भला होगा। उसका कारण ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जो पिछले 11 साल में अपने प्रधानमंत्रित्व काल में उन्होंने अपनी एक इमेज बनाई है कि वो छोटी से छोटी माइन्यूट चीज़ पर ध्यान देते हैं, या जो कमिटमेंट करते हैं वो कमिटमेंट के खरे हैं। ये बात उन्होंने उत्तरोत्तर हर बार साबित करी है, और इस बार दिल्ली की जनता ने उनकी इस कमिटमेंट की जो उनकी प्रतिष्ठा उसके ऊपर मोहर भी लगाई है। तो जब वो कह रहे हैं कि मैं निजी रुचि लूंगा दिल्ली के अफेयर्स में, उन्होंने मंच से बोला है, राजनीतिक मंच से बोला है, उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला कि वो दिल्ली के मामलों में निजी रुचि लेंगे। तो अगर वो निजी रुचि लेंगे तो जैसे मोदी जी के मंत्री कहते हैं ना कि भाई हमें तो सोने का भी समय नहीं मिलता, तो दिल्ली के जो भी मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं, जो भी मंत्री होने जा रहे हैं, या दिल्ली के जो भी अधिकारी हैं, वो इस बात के लिए तैयार हो जाएं कि अब आने वाले टाइम में उनको 24 में से 20 घंटे काम करना पड़ेगा। मोदी जी उनको चैन से सोने नहीं देंगे। सर, अब ये जो दिल्ली का चुनाव बीजेपी जीती है, अभी आने वाले 2 सालों में 25 में और 26 में बड़े बड़े मतलब प्रदेशों के चुनाव है, जिसमें बिहार है, बंगाल है, क्योंकि तमिलनाडु है, केरल है। बंगाल में ये बोला जाता है कि बंगाल और दिल्ली में ये बोला जाता है कि यहाँ पे ओपोनेंट पार्टी जो है वो बड़ी मजबूत थी, चाहे हम केजरीवाल जी की बात करें या फिर ममता बनर्जी की बात करें। तो दिल्ली का ये जो चुनाव डिफीट मतलब की है आम आदमी पार्टी, तो क्या इन शहरों पर भी कुछ असर मतलब दिखेगा? देखिए, क्योंकि लोकसभा के बाद जो कॉन्फिडेंस डाउन हुआ, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आप आने वाले भविष्य में जो 2 साल के चुनावों की अगर हम चर्चा कर लें, 25 में अभी एक चुनाव है बिहार का, और 26 में जो है चुनाव वो वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरल का। अगर आप बिहार को लें तो निश्चित रूप से बिहार के चुनावों पर भाजपा की ये जीत एक सकारात्मक असर डालेगी। कैसे? इसलिए डालेगी कि दिल्ली में जो बिहारी बहुल सीटें हैं
वहाँ पर जिस तरह से भाजपा को बढ़त मिली है वो इस बात को इंगित करती है कि बिहार के मतदाताओं ने जो इस बार के आम बजट में निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री ने बिहार को तोहफा दिया है, मखाना बोर्ड बनाने का जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया है, उससे बिहार का बहुत भला होने जा रहा है। और बिहार की जनता मुझे लगता है दिल्ली से भी ज़्यादा पॉलिटिकली सेंसिटिव भी है और ज़्यादा अवेयर्ड है। उनको पता है सरकार क्या दे रही है, क्या नहीं दे रही, क्या उनसे छीन कर ले जा रही है। तो बिहार की जनता को जो इस बार आम बजट में तोहफे मिले हैं उसका पहला पारितोषिक तो उन्होंने दिल्ली चुनाव में भाजपा को दे दिया है और आने वाले बिहार चुनाव में भी भाजपा को उस चीज़ का फायदा ही होगा। अब रही बात 26 में होने वाले तमिलनाडु, केरल और वेस्ट बंगाल के चुनाव की, तो मेरा अभी भी अपना ये मानना है कि वेस्ट बंगाल अभी भाजपा के लिए दिल्ली दूर है। अच्छा। एक बार फिर से ममता बनर्जी वहाँ पर सरकार बनाएंगी, ये अभी से मैं 1.5 साल पहले आपको अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि भाजपा के पास वहाँ पर नेतृत्व नहीं है। नेतृत्व यहाँ भी नहीं था, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई चेहरा नहीं था, लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ऊपर सब कुछ ओढ़ लिया। केजरीवाल जी की छवि एक बहुत खराब, छवि भी बहुत खराब थी। कॉन्ट्रेरी टू दिस, आप वेस्ट बंगाल पर नजर डालेंगे तो वहां पर भी भाजपा के पास कोई चेहरा नहीं है, लेकिन एक तो वहां पर जो दूसरा चेहरा है ममता दीदी का, तो ममता दीदी के चेहरे की स्वीकार्यता वहां पर इतनी ज्यादा है, इतनी अच्छी है, इतनी स्ट्रांग है कि उसको प्रधानमंत्री ओवर शेडो नहीं कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। भविष्य में क्या होने जा रहा है राजनीति में वो कोई कह नहीं सकता, लेकिन आज की डेट में मेरा अपना ये मानना है। रही बात तमिलनाडु और केरला के चुनावों की, उनका दिल्ली के चुनावों से कुछ लेना देना नहीं है। आपने असर की बात करी, मैं उसके ऊपर जवाब दे रहा हूँ। आपने सर 15-20 दिन पहले मैंने आपको कॉल किया था, आपने मुझे बता दिया था कि अंडर करंट जो है वो पैदा हो चुका है दिल्ली के अंदर और कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार इस बार बनती हुई दिख रही है। शुरुआती तौर पे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था, लेकिन जैसे ही बजट आया, फिर उसके बाद 7th पे कमीशन का मतलब 8th पे कमीशन का अनाउंसमेंट हुआ, तो कहीं ना कहीं ये देख के लगा कि मतलब दिल्ली में भाजपा की सरकार भी बन सकती है। तो ओवरऑल यही बात है कि भैया अब जो है आम आदमी पार्टी उसकी क्या भूमिका रहेगी सर, ये भी मेरा सवाल है कि इंडी अलायंस में उसकी क्या भूमिका रहने वाली है, क्योंकि केजरीवाल जी का एक रुतबा दिखता था कि भाई मेरे पास तो दिल्ली है, मैं दिल्ली में देखो धूल चटा के रखता हूँ, किसी को भी मैं दिल्ली में एंटर नहीं करने देता। तो अब इनका क्या मतलब, क्या इनकी भूमिका रहने वाली है और क्या? ये सर्टेनली है, ये बिल्कुल पक्का जान लीजिए, अरविंद केजरीवाल की जो इंडी गठबंधन है उसके अंदर उनकी भूमिका को धक्का पहुंचा है। उसका कारण ये है कि जब उन्होंने इंडी गठबंधन के बाकी सब दलों को बुलाया कांग्रेस के साथ में कंपैरिजन में, तो ऑलमोस्ट सभी ने अरविंद केजरीवाल को बैक किया, उनको सपोर्ट दिया। भले वो तृणमूल कांग्रेस थी, भले वो अखिलेश यादव तो यहाँ तक आए, इकरा हसन को भेजा उन्होंने चुनाव प्रचार करने के लिए। तो उन सब लोगों ने जिन्होंने इनको बैक किया इस आशा में कि शायद अरविंद केजरीवाल फिर से मोदी को हरा देंगे, तो ऑब्वियसली वो अपना चुनाव खुद का भी हार गए और उनकी पार्टी भी हार गई। तो स्वाभाविक रूप से राजनीति में ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना दुश्मन होता है, ना कोई किसी का फॉलोअर होता है साहब। कांग्रेस की कहीं ना कहीं वो बढ़ेगी क्या? गिव एंड टेक का सिस्टम है। जब उनको पता है कि भाई इस दाने में अब दम नहीं है तो वो उसको उतनी ही डिस्टेंस पे रखेंगे। इंडिया अलायंस का फिर क्या होगा सर? देखिए, इंडिया अलायंस तो कांग्रेस से लेकर बाकी सभी पार्टियों ने स्वीकार किया कि ये तो सिर्फ लोकसभा के लिए था, लोकसभा के लिए था। ये मोदी को कैसे हराएंगे, जो इनका सबसे बड़ा नारा होता है कि हम लोगों ने मिल करके मोदी को हराना, हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य जो है वो राजनीतिक सफर का वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराना, क्योंकि ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। जैसे मैंने वेस्ट बंगाल के लिए आपको कहा ना कि मोदी अभी ममता जी को नहीं हरा पाएंगे, ममता दीदी को, ऐसे ही आप ये जान लीजिए जितने मर्जी एकजुट हो जाएं, ये 2029 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या भाजपा को नहीं हरा सकते। उसका कारण ये है कि विपक्ष की जो सबसे बड़ी धुरी है, जो सबसे बड़ा दल है कांग्रेस, उसका नेतृत्व एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जो जमीन से जुड़े मुद्दों को टच भी नहीं करता। मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ। और बात कर रहे हैं, यमुना में चले गए, पानी दिखाया, अस्पताल में जाके इतनी बढ़िया ब्लॉगिंग। एक बार तो राघवन कहने लगे कि राहुल गांधी पॉलिटिकल करियर छोड़ करके ब्लॉगिंग करते, ब्लॉगिंग बहुत अच्छी करते हैं। देखिए, ब्लॉगिंग तो वो खेतों में जाके खेती करते भी नजर आते हैं, मैकेनिक की दुकान पर जाकर पेचकस कसते हुए भी नजर आते हैं। असर दिखा ना सर उसका लोकसभा में, और अभी दिल्ली चुनाव में भी असर दिखा। क्या असर दिखा? 99 सीट्स आई, उनको आप असर मानते हो?
क्या बात कर रहे हैं, जहाँ पिछली बार कुछ नहीं है विपक्ष के लीडर के तौर पे ये लोग नहीं बैठ पाते थे, उस पर 99 पे आ गए। आप कह रहे हैं ऐसा नहीं, यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी की नींद कहीं ना कहीं खराब हो गई, बिल्कुल खिसिया गए। तभी आकाश कह रहे थे कि मोदी प्रधानमंत्री के चेहरे पे एक शिकन दिखनी शुरू हो गई थी। अब आज की जो पार्टी होगी दिल्ली हेडक्वार्टर में, बीजेपी के हेडक्वार्टर में, वो कहीं ना कहीं दिखेगा कि एक वही तेज, वही बीजेपी के वर्कर्स के में उत्साह, वो सब देखने को मिलेगा। लेकिन कांग्रेस ने पिछले लोकसभा चुनाव में जो 24 का हुआ उसमें अपना असर दिखाया, और कहीं ना कहीं दिल्ली चुनाव में भी आप उसको दरकिनार नहीं कर सकते। खुद की सीट वो नहीं निकाल पाए, लेकिन कहीं ना कहीं डेंट तो मारा। मैं उसको मतलब बहुत बड़ा डेंट नहीं मानता। अगर राहुल गांधी मंत्री हरा दिया सर। नहीं भाई, अगर राहुल गांधी इतने ही सीरियस थे, इतनी ब्लॉगिंग उन्होंने करी, तो ये तैयारी उनको 2 महीने पहले करनी चाहिए थी। ये जो ऊहापोह की स्थिति होती है, ये जो अनिर्णय की स्थिति होती है कि आप निर्णय नहीं लेते, आपको निर्णय लेना पड़ेगा ना। ये जब तय है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का एक एक वोट जो है वो वोट है जो कांग्रेस का हुआ करता था, तो कांग्रेस ने उसको वापस लेने की कोशिश 15 और 20 में तो बिल्कुल भी नहीं करी। 25 में जब उनकी दिल्ली यूनिट ने कहा कि हम उस वोट बैंक को वापस लाएंगे, अपनी जमीन वापस लेंगे, राहुल गांधी ने कभी उनका सपोर्ट किया, कभी नहीं किया, कभी आए, कभी नहीं आए। हरियाणा चुनाव तब नहीं हुआ था ना सर, हरियाणा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने हरियाणा चुनाव की नहीं है, देखिए धोखा दे दिया। तो इस बार केजरीवाल, राहुल जी ने भी कहा कि हमारी पार्टी भी इस बार धोखा देगी। नहीं, अरे तो धोखा देना था तो अच्छी तरह से देते ना, अनमने ढंग से क्यों धोखा दिया? फिर तो उनको बड़ी अच्छी तरह से, जब उनको पता था कि हमारी सरकार नहीं आनी, तो भैया 15 और 20 में भी इन्होंने प्लेट में सजा के अरविंद केजरीवाल को अपनी वोटें दे दी थी, अपनी जमीन दे दी थी और इनकी सरकार बनवा दी थी। इस बार देखो राजनीतिक पार्टी है। आप पंजाब की बात करिए ना, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है भाई। पंजाब में आम आदमी के पास किसका वोट गया है? कांग्रेस का ही तो गया है। आप सीट टू सीट एनालिसिस कीजिए। देखिए राजनीति में आप सतही तौर पर बातों को नहीं कह सकते। जब चुनावी राजनीति होती है तो चुनावी राजनीति में पूरा गुणा गणित किया जाता है। विपक्ष का क्या होगा सर? अब विपक्ष का क्या होगा? विपक्ष के चेहरे के तौर पे केजरीवाल, कभी ये बात होती थी कि मोदी को अगर कोई भविष्य में हरा सकता है तो वो केजरीवाल जी हरा सकते हैं। देखिए अब क्या होगा विपक्ष के चेहरे का? विपक्ष का चेहरा तो बाद में जो होगा सो होगा। सबसे पहले तो अरविंद केजरीवाल को ये निर्णय लेना होगा कि उनके अंदर जो नई महत्वाकांक्षा कहीं ना जाग जाए कि चलो दिल्ली में नहीं जीता, अब मैं वहां से भगवंत मान को हटा के पंजाब का मुख्यमंत्री बन जाऊं। ऐसा भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैंने कहा ना, यह व्यक्ति महत्वाकांक्षा नहीं है, यह उच्चाकांक्षी है और यही इसके पतन का कारण भी है। आम आदमी पार्टी को पंजाब में अपनी सरकार बचाने के ऊपर अब काम करना चाहिए। वहां कोई ऑपरेशन लोटस, ऑपरेशन कमल नहीं होगा, वहां ऑपरेशन हैंड होगा। ऑपरेशन हैंड से क्या? हाथ। कांग्रेस पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है भाई, ऑपरेशन हैंड। अगर ऑपरेशन लोटस भाजपा करती है तो आज की डेट में अगर कांग्रेस प्रयास करना शुरू करे, वहां पर आम आदमी पार्टी के विधायकों को इकट्ठा करना शुरू करे, तो उसके 90-92 विधायक है, उसमें से 70 विधायक तो कांग्रेस के पाले में 5 मिनट में आ जाएंगे। तो डेंट मतलब उधर पंजाब में भी पड़ सकता है, दिल्ली का? निश्चित रूप से पड़ सकता है। आप देखिएगा आने वाले 2-3 महीनों के अंदर अंदर आम आदमी पार्टी दो फाड़ होगी। गोवा और गुजरात के इनके जितने भी विधायक हैं, इनमें भगदड़ मचेगी। ये या तो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे या भाजपा ज्वाइन करेंगे। और आम आदमी पार्टी की जो पंजाब में सरकार है उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, वो कितने दिनों की मेहमान है। जेडीयू बन जाएगी क्या आने वाले समय में? बिल्कुल बन सकती है। अमीबा और टूटता रहता है ना, कटता रहता है, आगे आगे बढ़ता रहता है। तो मतलब अब जो आम आदमी पार्टी को देखा जा रहा था कि 29 के चुनाव में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी भूमिका आम आदमी पार्टी निभाने जा रही है, तो अब वैसा कुछ देखना नहीं ठीक नहीं है इस वक्त। राजनीति संभावनाओं का बहुत बड़ा खेल होता है। संभावनाएं सभी तरह की खुली रखनी चाहिए। 2029 की ये प्रेडिक्शन जहाँ तक मैं करूँ, कभी भी मोदी को अभी कोई ऐसे स्ट्रांग चुनौती नहीं है। लेकिन साथ में ये भी मानकर चलिए कि अगर अरविंद केजरीवाल ने एक परिपक्व राजनेता की तरह से, अभी तक उन्होंने राजनेता से जरा एक जो वो कहते हैं ना कट्टर ईमानदार हूँ, वो कट्टर ईमानदार कभी नहीं थे भाई। अभी इस चुनाव में उनको सुना आपने? आप मुझे एक बात बताइए, वो व्यक्ति कहता है कि हरियाणा की सरकार ने यमुना में जहर मिला दिया। ये मतलब कोई आरोपों में से आरोप है। आप कैसे सोच सकते हो? और फिर रातों रात में इनके इंजीनियर को पता लगा, उन्होंने ठीक भी कर दिया। अरे भाई, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है जो जहर को रातों रात आपका इंजीनियर ठीक कर सकता है,
तो 10 साल आपके पास थे, उसी इंजीनियर को चीफ इंजीनियर बना देते और वो जमुना भी साफ कर देता। तो अरविंद केजरीवाल के बारे में आप ये मानकर चलिए कि अगर उन्होंने 2029 में सीरियसली आम आदमी पार्टी को एक विकल्प के रूप में देश भर में भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ा करना है, तो उनको ईमानदारी से एक राजनेता के तौर पर सोचना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, संगठन को बढ़ाना और गढ़ना पड़ेगा। कितनी अच्छी बात भी कही और कितनी दुखद बात भी है कि ईमानदार और राजनीति, इन दोनों को अलग अलग सर ने अपने स्टेटमेंट में कर दिया है। सर, ये जो लोग सुनेंगे, ये आप लोग बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए कि राजनीति में कुछ ईमानदारी होती नहीं है। इसी के साथ धन्यवाद। और ये जो आम आदमी पार्टी की हार है दिल्ली के अंदर, ये कहीं ना कहीं दूसरे आने वाले चुनाव में, चाहे वो विधानसभा कह लीजिए, फिर अगले लोकसभा चुनाव पर कर लीजिए, एक बहुत बड़ा असर डालने वाली है और भारत के विपक्ष के लीडर के तौर पर भी एक बहुत बड़ा असर डालने वाली है। अब ये भी क्वेश्चन मार्क होगा कि क्या केजरीवाल जी को जिस इज्जत, जिस आभार के साथ जो है वो इंडिया अलायंस के नेताओं के साथ बिठाया जाता था, क्या उसी आओ भगत के हिसाब से बिठाया जाएगा कि नहीं बिठाया जाएगा। इसी के साथ धन्यवाद।